जन्म से ही मेरी आत्मा पर 12 मास्क प्रिंट थे। मास्क पहनकर कोई भी इंसान डिवाइन पावर का यूज कर सकता है। 黄土，天下英雄闻我名，无不丧胆。可惜我这青龙偃月刀，竟斩你这鼠辈的首级。 लेकिन हजारों सालों से इग्नोर किए गए इस फॉरबिडन एग्जिस्टेंस को एक बेकार मास्क समझकर सब इसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अचानक ही इविल स्पिरिट से भरी इस दुनिया में आ गया और मुझे डीमन डेस्टिनी सिस्टम मिला, लेकिन मैं अब तक इसे रजिस्टर नहीं कर पाया हूँ। अभी क्लब एक्टिविटी सेंटर में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट मुझे परेशान कर रहा है। न्यू स्टूडेंट्स के ओरिएंटेशन में मुझे एक्टिविटी सेंटर में हेल्पर स्टाफ बना दिया गया, जिससे मैं बहुत परेशान था। उन लोगों के सामने झुकने से तो अच्छा है ना कि स्टेज पर जाकर एक बड़ी तलवार चलाई जाए। मैंने प्रॉप्स के ढेर से एक 2 मीटर लंबी कर्व तलवार निकाली और इसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बार घुमाया। एक प्रॉप होने के बाद भी इसका वेट 10 किलो से ज्यादा था। मैं पिछले कुछ सालों से लगातार प्रैक्टिस करना नहीं भूला हूँ। अगर मुझे मैलन्यूट्रिशन नहीं होता तो शायद मैं भी एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट होता। जैसे ही मैं थोड़ा मजे कर रहा था, अचानक कोई जोर जोर से सांस लेते हुए मेरे पास आया। मैंने देखा तो वो मेरा क्लबमेट जांगमिंग था। मुझे लगा शायद वो मेरा साथ देने आया है, क्योंकि उसे लगा होगा कि मैं यहाँ अकेला हूँ। मैंने उसे देखकर कहा, जांगमिंग, वाह, तुम सच में सच्चे दोस्त हो यार। उन ग्लैमरस फीमेल क्लासमेट्स को देखने के बजाय तुम यहाँ मेरा साथ देने आए हो। लेकिन अगले ही पल उसके पैर लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह डरा हुआ था और हांफते हुए बोला, ओल्ड सू, कुछ बहुत बुरा हो गया है। स्टूडियो में एक मॉन्स्टर घुस आया है। उसने स्टूडेंट्स और टीचर्स सबको खा लिया है। मैं ये सुनकर पूरी तरह से शॉक रह गया। मेरे पास डीमन डेस्टिनी सिस्टम है, इसलिए मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये दुनिया मेरी पास्ट लाइफ की अर्थ से अलग हो सकती है। लेकिन 19 साल तक बिना किसी अजीब चीज का सामना किए रहने के बाद मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक यूनिवर्सिटी में किसी मॉन्स्टर से मिलूंगा। क्या इसका मतलब है कि मेरा चीट कोड अब एक्टिव हो सकता है? मैंने थोड़ा एक्साइट होकर पूछा, जल्दी बताओ, स्टूडियो में तुम्हारा सामना किस मॉन्स्टर से हुआ? जांगमिंग मुझे देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं एक मॉन्स्टर को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों हूँ? उसे लगा, अबे नहीं, क्या मेरा दोस्त कोई परवर्ट है जिसे इतनी एक्सट्रीम और खतरनाक चीजें पसंद है? वो डरते डरते बोला। वो मॉन्स्टर एक ही टाइम पर लायन और लेपर्ड जैसा दिखता था। उसकी आईज बहुत बड़ी बड़ी थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो क्या चीज है। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? पुलिस को कॉल करो, जल्दी पुलिस को कॉल करो। हाँ, तुम पहले पुलिस को कॉल करो, मुझे अभी बाहर जाना होगा। मैंने नॉर्मल तरीके से अपना फोन निकाला, उसे अनलॉक किया और जांगमिंग को दे दिया। मैं मुड़ा और दरवाजा खोलने के लिए अपना ग्वानदाओ चाइनीज पोल वेपन उठाया, लेकिन जांगमिंग तुरंत मेरे सामने दौड़ा और मेरा रास्ता रोक दिया। नहीं भाई, तुम बाहर किस लिए जा रहे हो? बाहर बहुत डेंजरस है। मैंने स्कूल में तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड के बारे में भी नहीं सुना, फिर किसके लिए जान जोखिम में डाल रहे हो? गर्लफ्रेंड गई तेल लेने, मैं किसी को बचाने जा रहा हूँ। तुम यहीं छुपे रहना और बाहर मत आना। जब पुलिस आए तभी दरवाजा खोलना। मेरे इतने एक्साइटेड होने की वजह सिंपल थी। ये मॉन्स्टर जो लायन और लेपर्ड जैसा दिखता था, बिल्कुल मेरे गांव वाले मेरे सीनियर भाई जैसा लग रहा था। वो उन 12 गिल्ड लीडर्स में से एक था जिनकी वजह से मैं उस टाइम ट्रैवल कर रहा था। इतने सालों तक तुम सबको ढूंढने के बाद वो आखिरकार बुरे काम करने के लिए बाहर आने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं पक्का करूंगा कि तुम सबको पता चल जाए कि इस फैमिली में असली बॉस कौन है। स्कूल के ऑडिटोरियम से टीचिंग बिल्डिंग के रास्ते में बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन मैं अपने क्लासमेट्स की हैरान नजरों का सामना करते हुए एक ग्वानदाओ लेकर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ा। सब हैरान थे। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? हीरो बनने से पहले तुम्हें कम से कम सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए था। हे क्लासमेट, क्या तुम लोगों को बचाने आए हो? जल्दी से इंजर्ड लोगों को बाहर निकालने में मेरी हेल्प करो। एक बहुत ही क्यूट दिखने वाली लड़की ने एक्साइटेड होकर रिक्वेस्ट की। मैंने उस बोलने वाली लड़की की तरफ देखा और उसके पीछे कई इंजर्ड लोगों को देखा, जिनके हाथ पैर और गर्दन तक गायब थे। वो लोग अभी जिंदा थे, इसीलिए मुझे थोड़ी राहत मिली। सीनियर, आप खुद ही कोई रास्ता सोचिए, मुझे इससे भी ज्यादा जरूरी काम करने हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद मैंने उसकी रिक्वेस्ट भरी नजरों को इग्नोर किया और स्टूडियो की तरफ चलता रहा। सीनियर, ये आदमी खुद को मरवाना चाहता है। वो मॉन्स्टर लोगों को खा रहा है। एक बार जब उसका पेट भर जाएगा तो वो हमें पकड़ लेगा। भागो। सीनियर ल्यू रुयन मेरा पीछा करना चाहती थी और मुझे रोकने के लिए मनाना चाहती थी, लेकिन उसके बगल में कई जूनियर स्टूडेंट्स इंजर्ड थे, इसलिए वो भी नहीं आ सकी। स्टूडियो में खून की तेज स्मेल आ रही थी और जमीन पर धीरे धीरे ब्लड स्टेन्स दिखने लगे थे। मोस्टली स्टूडेंट्स पहले ही भाग चुके थे। इस बड़े से स्टूडियो में सिर्फ मेरे कदमों की आहट और रोने चिल्लाने की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। क्लासमेट, मुझे बचाओ। अचानक अंधेरे से एक चीख आई। मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक लड़का स्टेज के नीचे खाली जगह में छिपा हुआ है और उसके सिर के ऊपर एक मॉन्स्टर एक डेड बॉडी को फाड़ रहा था। उस बॉडी का चेहरा भूत की तरह चमक रहा था, जो देखने में बहुत ही स्केरी लग रहा था। वो शोंगबो था। हाँ, मैंने एक ही नजर में उस राक्षस को पहचान लिया। ये वही मॉन्स्टर था जो हमारी फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल से भागा था और यहाँ अपना टारगेट ढूंढ रहा था। मेरा इन मॉन्स्टर्स के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखने का कोई इरादा नहीं है। ये बस एक छोटे ट्रक के साइज का 4 लेगेड क्रीचर है। मेरी पास्ट लाइफ में तुम मेरी वॉल पर लिस्ट होने के लायक भी नहीं थे और अब तुम अपने मालिक के सामने अक्कड़ दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। एक नई शुरुआत करने के लिए तुम्हारा मरना जरूरी है।
नीचे छिपा हुआ लड़का मुझे वेपन लहराते हुए और गुस्से में आगे बढ़ते देखकर इतना डर गया कि उसने बार बार अपना सिर हिलाया, जैसे वो मुझे उसे बचाने से मना कर रहा हो। उसे लग रहा था कि मैं उसे बचा नहीं रहा बल्कि मौत के मुंह में धकेल रहा हूँ। मीट खाते समय शोंगबो के डिस्ट्रैक्ट होने का फायदा उठाते हुए मेरी सालों की ट्रेनिंग ने मुझे हवा में जंप लगाने की परमिशन दी। कॉफिन नाइफ से उसके पीछे जोर से वार किया और शोंगबो बुरी तरह दहाड़ा। फिर उसने अपना पिछला पैर उठाया और मुझे पीछे से किक मारी। मुझे इसका पहले से अंदाजा था और एक पल में मैं उस खतरनाक मंकी लैंप से बच गया। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, फुस, हवा का एक झोंका मेरे कान के पास से गुजरा और एक स्टील के विप जैसी टेल सीधे मेरे फेस पर आई। इमरजेंसी में मैं सिर्फ कॉफिन नाइफ का यूज करके ही उसे रोक सका, लेकिन उसकी टेल ने नाइफ के चिथड़े उड़ा दिए और इस जोरदार टक्कर से मेरी पूरी बॉडी में एक शॉकवेव दौड़ गई। मैंने मुश्किल से मोमेंटम का यूज करके अपने और श्योंगबो के बीच कुछ डिस्टेंस बनाया और तुरंत मेरे माथे से मेरी राइट आई के सॉकेट में एक गर्म ब्लड की लेयर फील हुई, जिससे मेरी नजर थोड़ी ब्लरी हो गई। श्योंगबो अचानक जोर से दहाड़ा। मेरे पीछे जो कुछ था उसे घूरते हुए वो स्टेज पर छिपा हुआ वही आदमी निकला। नीचे छिपा हुआ लड़का जब मैं श्योंगबो से लड़ रहा था तो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि श्योंगबो उसे देख लेगा। डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए और वो कांपता हुआ बिल्कुल फ्रीज हो गया। भागो, तुम वहां क्यों खड़े हो? अचानक एक शार्प आवाज ने उस लड़के को होश में लाया। मेरा चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ था। मैं खड़ा हुआ, अपनी तलवार को संभाला और सीधा उस लड़के और श्योंगबो के बीच में आ गया। एक और अटैक की आवाज आई और लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो घबराकर वहां से भागा। उसकी आंखों में मेरे लिए शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड साफ दिख रही थी। अब इस बड़े से स्टूडियो में सिर्फ श्योंगबो और मैं ही बचे थे। हम दोनों की पावर में इतना बड़ा डिफरेंस था कि ऐसा लग रहा था मैं सिर्फ श्योंगबो का एक नया शिकार बनने वाला हूँ। लेकिन तभी मैं जोर से हंसा। तुम अपनी पास्ट लाइफ से भी ज्यादा अगली लग रहे हो। इस मजाक से श्योंगबो पूरी तरह गुस्से में पागल हो गया। उसका हैवी बॉडी एक छोटी कार की तरह मेरी तरफ तेजी से बढ़ा। उसका खुला हुआ मुंह मुझे एक बार में चबाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक अमेजिंग आवाज गूंजी। होस्ट पर एक पावरफुल अटैक हुआ है। सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। स्पाइरल रिचुअल पूरा हो चुका है और स्काई के खिलाफ एक महायुद्ध शुरू हो गया है। ग्वान यू ने आपकी पुकार सुन ली है। ग्वान यू ने आपकी पुकार का जवाब दिया है। प्लीज मास्क पहन लीजिए। क्या वो आखिरकार आ गया? अंधेरे में मुझे अपने पीछे एक बहुत लंबा आदमी खड़ा हुआ दिखा। हालांकि मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, पर मुझे पूरा यकीन था कि ये हैवी बॉडी वाला पावरफुल आदमी कोई और नहीं बल्कि ग्वान यू ही है। उसी समय मेरे फेस पर एक जाना पहचाना रेड मास्क दिखाई देता है और फिर मैं अपनी आत्मा में बसे उन वर्ड्स को दोहराता हूँ। मेरे लिए ये मॉन्स्टर एक मुर्गे या कुत्ते जैसा ही है। तुरंत ही ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड की एक फैंटम एनर्जी मेरे हाथ में बचे हुए आधे प्रॉप ग्वान दाओ के साथ ओवरलैप हो जाती है और पूरे स्टूडियो में एक पावरफुल ड्रैगन की दहाड़ गूंजने लगती है। मेरे पीछे खड़ी ग्वान यू की वो सोल तुरंत मेरी बॉडी में एंटर कर जाती है। मैंने जमीन पर अपना पैर पटका और फुल स्पीड में सीधा श्योंगबो की तरफ दौड़ा। श्योंगबो की लैंटर्न जैसी बड़ी आंखों में अब साफ डर दिख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो मेरे अंदर असली ग्वान यू को देख रहा हो और वो पूरी तरह खौफ से भर गया। मैंने एज्योर ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड को घुमाया और बिना किसी रुकावट के उसके स्टील जैसे फेस को ऊपर की तरफ चीर दिया। जब तक हम दोनों अलग हुए मैंने अपनी ब्लेड वापस रख ली। मास्क के पीछे मेरे एक्सप्रेशंस को पढ़ना नामुमकिन था और अगले ही पल वो मॉन्स्टर श्योंगबो 2 टुकड़ों में कट गया। धत तेरी की, मैं इतना पावरफुल हूँ। मैं मन ही मन खुशी से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। उसी वक्त डीमन गॉड सिस्टम का नोटिफिकेशन एक बार फिर गूंजा। होस्ट लाइटबो मास्क से रेजोनेट हो गया है और अब आप लाइटबो की कुछ एबिलिटीज यूज कर सकते हैं। मास्क पहनने पर एज्योर ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड को समन किया जा सकता है। होस्ट को एक डिवाइन बीस्ट को मारने और श्योंगबो मास्क पाने के लिए कंग्रेचुलेशंस। मैंने अपने हाथ में आए मास्क को घूरते हुए खुद से कहा तो श्योंगबो सच में वापस एक मास्क बन सकता है। मुझे हैरानी हुई कि अगर मैं उन सभी मास्क्स को इकट्ठा कर लूं जिनकी वजह से मैंने पास्ट में मुसीबत खड़ी की थी, तो क्या मैं अपनी पिछली जिंदगी में वापस जा पाऊंगा? हालांकि इससे पहले कि मैं ज्यादा खुश होता, दूर से तेजी से कदमों की आहट सुनाई दी। हैवी वेपन से लैस पुलिस ऑफिसर्स का एक ग्रुप अंदर आया। मैंने बिना कुछ कहे तुरंत अपना फेस मास्क उतारा और श्योंगबो के मास्क के साथ उसे सिस्टम स्पेस में सेफ रख दिया। पुलिस ने आते ही ऑर्डर दिया कि स्टेज पर मौजूद कोई भी शख्स हिलेगा नहीं। उन्होंने अपने वेपन्स नीचे रखने को कहा तो मैंने भी हाथ ऊपर कर ली। तभी यूनिफॉर्म में एक फीमेल पुलिस ऑफिसर अंदर आई। छोटे बाल और दुबले चेहरे वाली इस ऑफिसर का नाम यिन होंगयू था। उसकी ईगल जैसी तेज आंखें पूरे स्टूडियो में घूमने के बाद आखिरकार मुझ पर टिक गईं। मेरे हाथ में एक प्लास्टिक का कॉफिन नाइफ था। मेरी पूरी बॉडी खून से लथपथ थी, लेकिन मेरे चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। मैं बिल्कुल शांत खड़ा था, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। मॉन्स्टर कहाँ है? यिन होंगयू ने अपने कॉलीग से ठंडी आवाज में पूछा। मैम, हमने पूरा स्टूडियो चेक कर लिया है, हमें कोई मॉन्स्टर नहीं मिला, बस ये स्टूडेंट ही सबसे ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। मेरे इनोसेंट चेहरे को देखकर और मेरी बॉडी पर लगे खून को नोटिस करते हुए यिन होंगयू ने अपनी आईब्राउज सिकोड़ी और ऑर्डर दिया, इस एरिया के चारों तरफ गार्ड लगा दो, बाकी स्टूडेंट्स को बाहर निकालो और इस स्टूडेंट को पहले पुलिस स्टेशन ले चलो। उसी वक्त मैं भी कोई पंगा नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने चुपचाप बात मानी और हैंडकफ्स पहन ली।
जैसे ही मैं स्टूडियो से बाहर निकला, अनगिनत स्टूडेंट्स मुझे तारीफ भरी नजरों से देख रहे थे। खास करके वो लड़का जिसे मैंने अभी अभी बचाया था, वो ऑफिसर यिन होंगयू का हाथ खींचते हुए लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था। ऑफिसर, मेरा यकीन कीजिए, सच में इसी भाई ने मेरी जान बचाई है। आपने गलत आदमी को अरेस्ट किया है। इस दुनिया में सच में मॉन्स्टर्स हैं। धत तेरी की, आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? कुछ देर बाद वेस्ट सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के एक इंटरोगेशन रूम में यिन होंगयू मेरे सामने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठी थी। वो सीधे पॉइंट पर आई। क्या तुम कभी पहले किसी एबनॉर्मल क्रीचर के कांटेक्ट में आए हो? क्या तुम एक ब्रेकर हो? यिन होंगयू की आंखें बहुत तेज थीं। वो मेरी आंखों में घूरते हुए कोई झूठ पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने ऊपर से बिल्कुल काल्म होने का नाटक किया, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था कि अब क्या बोलना है। पुलिस वाली की बातों से मैं अंदाजा लगा सकता था कि पुलिस डिपार्टमेंट को शोंगबो जैसे क्रीचर्स के बारे में पहले से पता था और उसने ब्रेकर्स का जिक्र भी किया था। लेकिन मुझे ब्रेकर्स के प्रति उनका एटीट्यूड नहीं पता था, इसलिए मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी बताने की हिम्मत नहीं की। मेरी चुप्पी देखकर यिन होंगयू का गुस्सा भड़क गया। उसने मेरा पतला चेहरा पकड़ा और उस औरत ने मुझे मेरी सीट से ऊपर उठा दिया। उसी पल प्लेन क्लोथ्स सिविल ड्रेस में एक जवान आदमी और एक औरत इंटेरोगेशन रूम में एंटर हुए। उन्हें देखते ही मुझे अपनी गर्दन पर प्रेशर कम होता हुआ फील हुआ और जो पुलिस वाली अभी तक इतना रौब दिखा रही थी, उसका सारा ओरा तुरंत गायब हो गया। यिन होंगयू ने उन दोनों को देखते ही दबी आवाज में कहा, ये स्टूडेंट सुइशिन है। अब तुम दोनों इससे बात करो, मैं चलती हूँ। और वो बिना एक वर्ड बोले तुरंत वहां से चली गई। हेलो, कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स के मुताबिक मैं अभी जो कुछ भी कहने वाली हूँ वो सब सीक्रेट रहना चाहिए। हुआंग शाओलिंग ने मेरी तरफ देखकर थोड़ा स्माइल किया और समझाना शुरू किया। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि चेन ब्रेकर से निपटने के लिए इनके पास एक पूरा सिस्टम था और मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लेने का मतलब था कि इनके पास पक्का एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। हुआंग शाओलिंग ने अपने पास बैठे जियांग की तरफ इशारा किया। जियांग ने अपना गला साफ किया और बोला, पहले हम चाहते हैं कि तुम अपनी एबिलिटी दिखाओ। प्लीज गलत मत समझना, हम बस ये कंफर्म करना चाहते हैं कि तुम हम में से एक हो या नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, जियांग ने अपना राइट हैंड खोला और देखते ही देखते उसकी हथेली में अचानक ऑरेंज रंग की आग की लपटें, फ्लेम्स, जल उठी। मैंने थोड़ा सा अजीब फेस बनाया और कहा, मेरी एबिलिटी कुछ अलग है। मुझे नहीं पता कि ये एम्यूलेट ताबीज तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता है या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने मेरी हैंडकफ्स, हथकड़ी खोल दी और मैं तुरंत अपने दिमाग में सिस्टम स्पेस से कनेक्ट हो गया और अगले ही पल मेरे हाथ में एक रेड ग्वानगोंग एम्यूलेट दिखाई दिया। चीज मेरे हाथ में आ गई। ऑब्जेक्ट्स की पावर, मैं समझ गया। फिर तो कोई हैरानी नहीं कि तुम बैरियर तोड़ने के बाद इतनी जल्दी मॉन्स्टर्स को संभाल पाए। किसी वजह से जियांग की आंखें तुरंत निराशा, डिसअपॉइंटमेंट से भर गईं और उसका एटीट्यूड अब पहले जैसा एक्साइटेड नहीं रहा। अपने पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म होते देख हुआंग शाओलिंग ने एक ठंडी सांस ली और मुझे समझाने लगी। मैं अपना नए सिरे से इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम हुआंग शाओलिंग है और ये जियांग है। हम दोनों 5th स्पेशल पर्सनल रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, या शॉर्ट में कहें तो S लेवल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। आपने बाहर के हालात और खतरे की वजह से हमारे जुरिस्डिक्शन में एक बैरियर ब्रेकिंग एक्सपीरियंस किया है, जो नेचुरल बैरियर ब्रेकिंग के रूल्स के मुताबिक बिल्कुल सही बैठता है। अब हमारे पास 2 मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं, जिनमें से आप कोई एक चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप स्पेशल पर्सनल इंस्टीट्यूट में एक इंटर्न इन्वेस्टिगेटर के तौर पर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको 25,000 युएन मंथली सैलरी, 5 सोशल इंश्योरेंस, एक हाउसिंग फंड और साथ में मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हमारे कंट्रोल रेगुलेशंस को माने, जिसमें आपको रहने के खर्चे के लिए हर महीने 8,000 युएन मिलेंगे और आप कोई दूसरा काम ढूंढने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन आपको अपना रजिस्टर्ड घर छोड़ने की परमिशन नहीं है। ये 2 ऑप्शन सच में ज्यादा सोचने लायक नहीं है। अगर आप भेष बदलकर जेल नहीं जाना चाहते तो आप सिर्फ पहला ऑप्शन ही चुन सकते हैं। मैंने अपना पक्का फैसला कर लिया। अभी ज्यादा एक्साइटेड मत हो। स्पेशल एजेंट एजेंसी में शामिल होने के लिए तुम्हें अभी भी न्यू रिक्रूट असेसमेंट पास करना होगा। तुम्हारी इस पावर के साथ तुम्हें शायद तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। मेरे बगल में खड़ी जियांग ने मेरी चॉइस सुनकर नफरत भरी नजर से देखा। सू मिंग, इसकी चिंता मत करो। ऑब्जेक्ट टाइप की अवेकन एबिलिटीज भी बुरी नहीं है, और ये जो अपर लिमिट की बात है, इस पर सिर्फ टॉप के लोगों को ही सोचने की जरूरत होती है। हुआंग शाओलिंग ने पहले उसे घूरा, फिर बेबस होकर मेरी तरफ देखा और कहा, तो हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। इस पर मैंने बस बेपरवाही से स्माइल किया। उनकी बातों से मुझे यह भी पता चल गया कि इस दुनिया में जो अवेकन एबिलिटीज हैं वो मेन 5 कैटेगरीज में बंटी हुई हैं: सुपर ह्यूमन, मेंटल, नेचुरल, स्पेशल और ऑब्जेक्ट। पहली 4 कैटेगरीज को ट्रेनिंग के जरिए स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप की अपर लिमिट पूरी तरह से लक पर डिपेंड करती है। कोई हैरानी नहीं कि मेरी एबिलिटी का पता चलते ही जियांग का एटीट्यूड इतना बदल गया। हालांकि मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। आखिर किसी को नहीं पता था कि ये कोई आम ऑब्जेक्ट एबिलिटी नहीं है। इसके पीछे मेरा फेस शिफ्टिंग सिस्टम काम कर रहा था। इसी बीच
इंटेलिजेंस एजेंसी के स्क्वायर में एक ट्रस्ट असेसमेंट चल रहा था। पत्थरों से ढकी बॉडी वाला एक जवान लड़का एक टाइगर जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहा था। अचानक मॉन्स्टर उस लड़के पर टूट पड़ा, लेकिन उसने खुद को बचाने के बजाय उसे रोकने के लिए बस एक हाथ आगे बढ़ा दिया। हैरानी की बात यह थी कि मॉन्स्टर के शार्प पंजों ने उसके हाथ पर एक सफेद निशान तक नहीं छोड़ा। वो जोर से हंसा और उस टाइगर जैसे मॉन्स्टर के माथे पर एक सॉलिड पंच मारा। मॉन्स्टर चीखा, पीछे की तरफ उड़ा, 2 बार रोल हुआ और फिर शांत हो गया। हालांकि इस पंच ने उसकी सारी एनर्जी खत्म कर दी थी। वेंग वू ने एक लेवल 1 मॉन्स्टर को हराया। इसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है और ये फोकस्ड ट्रेनिंग के लायक है। काम के कपड़े पहने एक मिडिल एज आदमी अपने हाथ में कंप्यूटर चलाते हुए रिपोर्ट लिख रहा था। बुरा नहीं है भाई, तुमने तो आते ही फर्स्ट क्लास रेटिंग पा ली। बहुत से लोगों को तो पहले असेसमेंट में रेटिंग तक नहीं मिलती। स्टेज के नीचे खड़े कई लोग स्पेशल ट्रेनिंग वर्ड सुनकर वांग वू की तारीफ करने लगे। वांग वू अपनी कमर पर हाथ रखे गर्व से स्माइल कर रहा था। इस स्पीड से उसे पूरा यकीन था कि वो कैपिटल का सबसे ट्रस्टेड कैंडिडेट बनेगा। मुझे सबसे ऊंचा लेवल दो। लेकिन तभी मेरे मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जिसने सबको चौंका दिया। बाई शाओक्सियाओ मुझे असेसमेंट के रूल्स समझा रही थी और मन ही मन बुदबुदा रही थी। लेकिन तभी एक बेसब्र आवाज ने हमारी बातों में रुकावट डाल दी। बाई शाओक्सियाओ एक डरे हुए खरगोश की तरह तुरंत समझाने के लिए दौड़ी। उसे डर था कि कहीं मेरे असेसमेंट के मौके में देरी न हो जाए। मिडिल एज्ड आदमी वेनियन का तुरंत सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। उसने पूछा, तुम किस लेवल के डीमन बीस्ट को चैलेंज करने का प्लान बना रहे हो? बार बार सबके सामने नीचा दिखाए जाने के बाद अगर मैंने अब बदला नहीं लिया तो मैं इस इतने बड़े डीमन गॉड सिस्टम की बेइज्जती करूंगा। मैंने बिना डरे कहा, मुझे सबसे ऊंचा लेवल दो। यहाँ सबसे ऊंचा लेवल अर्थ लेवल है, लेकिन अगर आप यहाँ अर्थ लेवल के डीमन बीस्ट को हरा भी देते हैं तो भी ऑफिशियली आगे बढ़ने के लिए आपको उससे जुड़ा टास्क पूरा करना होता है। उस मिडिल एज्ड आदमी ने मेरा मजाक उड़ाया। उसने ऐसे बहुत से यंगस्टर्स देखे थे जो अवेकन होने के तुरंत बाद घमंडी और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और खुद को इमॉर्टल समझने लगते हैं। सुमिंग, हमें सिर्फ लेवल 1 डीमन बीस्ट को चैलेंज करना है। पुराने इन्वेस्टिगेटर्स भी शायद ही कभी लेवल 1 डीमन बीस्ट को अकेले हरा पाते हैं। मेरा यकीन करो, मैं लेवल 1 को चैलेंज कर सकता हूँ। बाई शाओक्सियाओ की बात सुनकर पूरी भीड़ में गुस्सा फूट पड़ा और सब मुझे हैरानी से घूरने लगे। हम बस एक बेकार आइटम टाइप एबिलिटी वाला लड़का है। जब ये पहली बार अवेकन होते हैं तो बस कुछ ही चीजें यूज कर पाते हैं। इससे क्या प्रूव होता है? इंस्टीट्यूट को सच में रूल्स बदलने की जरूरत है। उन्हें इस तरह के लोगों को हमारी जगह नहीं छीनने देनी चाहिए। ये आजकल के नए लड़के बहुत घमंडी हैं, सीधे लेवल 1 के लिए जा रहे हैं। वो शायद सिर्फ लड़कियों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मजाक उड़ाने वाली आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं, लेकिन मैं बिल्कुल काम रहा। मैं चुपचाप वेपन रैक की तरफ गया। कोई ऑफिशियल तलवार तो नहीं मिली, इसलिए मैंने यूं ही एक ठीक ठाक क्वालिटी की फ्लोटिंग सोर्ड उठा ली। इंटेलिजेंस एजेंसी में यह खबर आग की तरह फैल गई। अफवाहें फैल गईं कि एक नया रिक्रूट लेवल 1 डीमन बीस्ट को चैलेंज करने वाला है, जिससे वहां भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी बीच पास की एक हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर ब्लैक रोब और गोल्ड रिम वाले चश्मे वाला एक आदमी एग्जामिनेशन हॉल को बड़े इंटरेस्ट से देख रहा था। उसके बगल में व्हाइट बालों वाला एक एल्डरली मैन खड़ा था। उन दोनों की प्रेजेंस ही ऐसी थी कि कोई पास आने से भी डरता। चीफ वे आइटम टाइप अवेकन लोगों में यन शिसान की सोर्ड अभी सबसे स्ट्रॉन्ग है। अवेकन होने पर उसके पास पीक लेवल 1 पावर थी और अपने पहले असेसमेंट में उसने अपने लेवल से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक लेवल 1 डीमन बीस्ट को मार डाला था। हालांकि सोर्ड्स मारने के वेपन्स हैं, खासकर एक फ्लाइंग मास्क। युनदिंगथियान ने भारी आवाज में जवाब दिया। एल्डर, कैरेक्टर के बारे में आपका जजमेंट पहले की तरह ही खराब है। चीफ वेई ने स्माइल करते हुए अपने शोल्डर्स उचकाए। साफ है इस बच्चे ने पूरे टाइम बिल्कुल बेपरवाही बनाए रखी है। जाहिर है कि उसके पास खुद पर ट्रस्ट करने की कोई बड़ी वजह है। शायद ये हमें कोई बड़ा सरप्राइज दे सके। युनदिंगथियन का चेहरा काला पड़ गया, जैसे कोई बुरी याद ताजा हो गई हो। वहीं एग्जाम हॉल में मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मैंने पहले ही इन बड़े ऑफिसर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैंने अपनी तलवार लहराई। मेरी नजर सीधे सामने की तरफ थी। ये एज्योर फ्लेम सर्पेंट था जो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा पावरफुल था। साफ पता चल रहा था कि सीधे सुमिंग को टारगेट किया जा रहा था। स्टेज के नीचे एज्योर फ्लेम सर्पेंट को देखकर बाई शाओक्सियाओ तुरंत शॉक हो गई। ये देखकर कि मुझे उन डिमोनिक बीस्ट्स की रियल पावर का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, उसने जल्दी से मुझे अलर्ट करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसे किसी ने जोर से धक्का दे दिया। चुप रहो, तुम्हें उसे याद दिलाने के लिए किसने कहा? उसे धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि वांग वू था। उसका चेहरा बिल्कुल उदास था और उसकी आंखों में जलन, जेलसी साफ दिख रही थी। आज का दिन उसका होना चाहिए था, लेकिन मैं जो अचानक यहाँ नया आया था उसकी सारी लाइमलाइट चुरा ले गया था। एग्जाम हॉल के अंदर मैंने बाई शाओक्सियाओ की अलर्ट करने वाली आवाज सुनी और उसे धक्का देते हुए देखा। मेरे अंदर गुस्से का एक उबाल उठ गया। मैंने अपनी बॉडी को नीचे किया, जमीन पर पैर जोर से पटका और मेरा शरीर एक तीर की तरह सीधे उस एज्योर फ्लेम सर्पेंट की तरफ बढ़ा। अगले ही पल मेरे एक सिंगल थॉट से मेरे फेस पर तुरंत वो रेड ग्वान गोंग मास्क आ गया और देखते ही देखते मैं युद्ध के मैदान में हमला करने वाले एक पावरफुल जनरल में बदल गया। मेरी स्पीड अचानक 3 गुना बढ़ गई। कितनी ज्यादा स्पीड है! क्या ये लड़का कोई सुपर ह्यूमन अवेकनर है? नहीं, उसने एक मास्क पहना हुआ है। इस पल
डायरेक्टर वे को भी इसमें काफी इंटरेस्ट आने लगा। मेरी अचानक बड़ी स्पीड के सामने एज्योर फ्लेम सर्पेंट की टेल का अटैक भी बिल्कुल धीमा पड़ गया। मैंने आसानी से उस जानलेवा वार को डॉज किया। मैंने मौके का फायदा उठाया और एज्योर फ्लेम सर्पेंट पर पलट कर फिर से अटैक कर दिया। मेरे हाथ में मौजूद ब्लेड पर अचानक आग जल उठी, जिससे एज्योर फ्लेम सर्पेंट के स्केल्स पर एक तेज चमक के साथ चोट लगी। वो आग किसी बारूद की तरह फट गई, जिससे एज्योर फ्लेम सर्पेंट दर्द से तड़पने लगा। सूमिंग, एज्योर फ्लेम सर्पेंट अपने स्केल्स तभी खोलता है जब वो आग को कंट्रोल करता है, तभी उसका डिफेंस सबसे कमजोर होता है। बाई शाओक्सियाओ ने जल्दी से मुझे याद दिलाया। वहीं दूसरी तरफ वांगवू के पास इस पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। उसे अपनी ही समझ पर शक हो रहा था। एक आइटम टाइप का अवेकन इंसान आग कैसे पैदा कर सकता है? क्या वो सबसे कमजोर नहीं होता? नीचे खड़ी भीड़ की ये शक भरी बातें सुनकर मैं मन ही मन स्माइल करने लगा। असल में ये कोई मैजिकल फ्लेम ब्लेड नहीं थी, बस मैंने अटैक की पावर बढ़ाने के लिए ब्लेड पर पहले से थोड़ा केरोसिन लगा लिया था। अब केरोसिन कहां से आया? ये कोई इलीगल बात तो नहीं है ना? मैदान में पागलों की तरह तड़पते हुए एज्योर फ्लेम सर्पेंट को देखकर मेरी बॉडी एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ी। एक पल में मैंने डजन्स ऑफ मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। मेरी घिसटती हुई ब्लेड हवा में एक चक्की की तरह नाच रही थी, बिल्कुल एक उड़ते हुए ड्रैगन की स्पीड के साथ। एक झटके में उसकी जुबान कट गई और एज्योर फ्लेम सर्पेंट की बॉडी तुरंत चिथड़े चिथड़े हो गई। वो रोशनी के पार्टिकल्स में बदलकर पूरे एग्जाम हॉल से गायब हो गया। पूरे एग्जामिनेशन हॉल में तुरंत मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अगर जमीन पर वो बड़ी दरारें न होती तो कोई यकीन ही नहीं करता कि एक नए लड़के ने लेवल 1 के मॉन्स्टर को एक ही बार में ढेर कर दिया। सूमिंग, लेवल 1 रेटिंग, एवरेज पोटेंशियल, ट्रेनिंग के लिए सही नहीं है। छिन रिक्सिन की ठंडी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा, जिससे वहां तुरंत हंगामा मच गया। सूमिंग अभी भी सिर्फ लेवल 1 का क्यों है, जबकि उसने लेवल 1 के मॉन्स्टर को हराया है और असेसमेंट के सारे रूल्स पूरे किए हैं। बाई शाओक्सियाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने छिन रिक्सिन से यह सवाल पूछा। खुद देख लो, उसके हाथ का वेपन टूट चुका है। हालांकि उस कट ने एज्योर फ्लेम सर्पेंट की गर्दन काट दी थी, लेकिन उसकी हड्डी पूरी तरह नहीं टूटी थी। ऐसी इंजरीज के बाद भी मॉन्स्टर आखिर तक लड़ सकता है, लेकिन सूमिंग बिना अपने वेपन के अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। छिन रिक्सिन ने बेसब्री से समझाया। बाई शाओक्सियाओ का चेहरा यह जवाब सुनकर पीला पड़ गया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात को कैसे काटे। इसके अलावा एक मामूली आइटम टाइप अवेकनर के लिए ऑर्डिनरी ट्रेनिंग की रेटिंग मिलना ही पहले से एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। छिन रिक्सिन लगातार मेरा मजाक उड़ाता रहा, लेकिन उसी पल एक तीर की तरह तेजी से एक ठंडी रोशनी चमकी। छिन रिक्सिन ने देखा कि उसकी उंगलियों के बीच दबी सिगरेट अचानक बीच से कटकर बुझ गई है, जिसे देखकर उसका चेहरा डर के मारे राख जैसा हो गया। उसके ठीक पीछे कंक्रीट की दीवार में मेरा वो आधा टूटा हुआ नाइफ फंसा हुआ था, जिसका हैंडल अभी भी तेजी से वाइब्रेट कर रहा था। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और कहा, इंस्ट्रक्टर छिन, असेसमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। नीचे आकर मुझे कुछ पॉइंटर्स देने की हिम्मत है? डायरेक्टर वे दूर से ये सीन देखकर अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए जोर से हंस पड़े। हा हा हा, इसे कहते हैं जवान खून। ऐसी स्पिरिट कुछ और ही होती है। उन्होंने अपने बगल में खड़े युनदिंग तियन को थपथपाया। क्या ये तुम्हें 20 साल पहले की याद नहीं दिलाता, जब तुम ओवरलॉर्ड स्पीयर लेकर यून फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल में घुस गए थे? वो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है, युनदिंग तियन ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में पुराना दर्द साफ झलक रहा था। बच्चे, तुम में सच में कोई तमीज नहीं है। एक मामूली आइटम टाइप होकर एक इंस्ट्रक्टर को चैलेंज करने की हिम्मत? छिन रिक्सिन सबके सामने भड़क गया और गुस्से में बोला। ये बोलते ही वो तुरंत जंप लगाकर एग्जामिनेशन रूम की तरफ भागा। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, वहां की फ्लोर एक स्पाइडर वेब के पैटर्न में फट गई। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली अर्थ लेवल एक्सपर्ट कैसा होता है। ये तो सच में फंस गया। सूमिंग ने तो कोई टेक्निक भी प्रैक्टिस नहीं की है, वो इंस्ट्रक्टर का मुकाबला कैसे करेगा? स्टैंड के कोने में खड़ी बाई शाओक्सियाओ का चेहरा चिंता के मारे पीला पड़ गया था। तभी मेरे पैर अचानक दीवार से टकराए और बैलेंस बिगड़ने की वजह से मैं लगभग गिरने ही वाला था। मेरे मास्क के नीचे मेरी स्किन पर ठंडा पसीना आ गया। आखिरकार समझ आ ही गया ना, छिन रिक्सिन ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा। जब कोई टेक्निक प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी तुम अपनी अवेकन एबिलिटीज का इतनी लापरवाही से यूज करने की हिम्मत कर रहे हो, तो क्या हुआ अगर तुम एक ऑब्जेक्ट टाइप अवेकनर हो? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बच्चा एक बड़ी तलवार चला रहा हो। तुम इसे ज्यादा देर तक नहीं चला पाओगे। तो ऐसा है, मैंने सोचा। पहली बार जब मैंने मॉन्स्टर की चेस्ट और नेक पर अटैक किया था, तो बस एक ही बार में फाइट खत्म हो गई थी, इसलिए मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन अब जब मैं इस पावर का ज्यादा यूज कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अनगिनत छोटे छोटे टेंटिकल्स मेरे चेहरे को जकड़ रहे हैं, जो लगातार मेरी लाइफ फोर्स को खत्म कर रहे हैं। मैंने शुरू में सोचा था कि इस पावर का यूज करके छिन रिक्सिन को अच्छे से पीटूंगा, लेकिन यहाँ तो मेरा बैलेंस पहले ही बिगड़ गया। जैसे ही मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था, मेरे दिमाग में एक ठंडी सी सेंसेशन दौड़ी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सामने खड़ा छिन रिक्सिन खुद को रोक नहीं पाया और एक पल में वो अपनी जगह से गायब हो गया। इतनी तेजी से छिन रिक्सिन को अचानक गायब होते देख मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी कोई स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट किए बिना ही इतनी तेज स्पीड दिखा देगा। मैंने अभी अपनी एबिलिटी एक्टिवेट भी नहीं की है और तुम पहले से ही हैरान हो।
चिन रिक्सिन की ठंडी आवाज अचानक मेरे ठीक पीछे से गूंजी और मेरे कानों में उसकी एक सरसराहट भरी फुसफुसाहट भर गई। मैंने अचानक आगे की तरफ जंप लगाई और पीछे से चिन रिक्सिन के चुपके से किए गए अटैक से बाल बाल बचा। मेरा रिएक्शन बहुत तेज था लेकिन बेकार रहा। जैसे ही मैंने खुद को संभाला, इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और फिर मुझे एक झटका लगा। मैंने खुद को वापस उसी जगह पाया। मेरे पेट में तेज दर्द हुआ और मेरी बॉडी तुरंत दूर जा गिरी। इससे पहले कि मैं संभल पाता, मेरा शरीर फिर से कांपा और मैं अपना पेट पकड़े हुए अचानक चिन रिक्सिन के सामने दोबारा आ गया। अगले ही सेकंड एक हैवी पंच मेरे गाल पर लगा और मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। फिर मेरा चेहरा झटके से घूमा और मेरे फेस से वो मास्क तुरंत गायब हो गया। ये हमेशा याद रखना, बाकी सभी न्यू रिक्रूट्स, ये मत सोचना कि तुम अपने सीनियर्स को सिर्फ इसलिए चैलेंज कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं। चिन रिक्सिन ने मेरी पिछली फाइट को बहुत छोटा समझा, जैसे कि सिर्फ इसी तरह वो अपनी पावर दिखाकर मुझे नीचा दिखा सकता था। वहां खड़े बाकी सभी इन्वेस्टिगेटर्स जो डर से कांप रहे थे, वो मुझे थोड़ी दया से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे जमीन पर पड़ा हुआ नहीं देखा। मैं अचानक अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। मेरी बॉडी बेकाबू होकर कांप रही थी और वही स्केरी फीलिंग मेरे दिमाग में वापस आ रही थी। भैया, ओ भैया, क्या तुम्हें मेरी पावर चाहिए? मुझसे भीख मांगो और मैं तुम्हारे लिए उसे जान से मार दूंगा। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बार्गेन करने की? मैंने एक ठंडी हंसी के साथ कहा और मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे अंधेरे में डूब गई। चिन रिक्सिन ने मेरा ये अजीब बिहेवियर देखा, लेकिन उसका चेहरा सीरियस बना रहा। उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। उसे लगा कि मैं बस कोई ट्रिक चला रहा हूँ। चिन रिक्सिन ने तुरंत अपनी पूरी पावर इकट्ठा की। उसका वेपन एक ब्लैक फॉग, काले धुएं की लेयर से कवर होता हुआ दिखा। जब तुम इतने जिद्दी हो तो एक और वार खाओ। मेरा शरीर एक बार फिर से खींचकर चिन रिक्सिन के सामने आ गया। उसका वेपन एक आरी 100 जैसे खतरनाक और तेज अटैक के साथ एक बार फिर मेरे फेस पर लगने ही वाला था। तभी अचानक एक मजाक उड़ाने वाली हंसी गूंजी। चिन रिक्सिन झटके से रुक गया। उसने डर के मारे अपनी वेस्ट को कवर किया और तुरंत अपनी जगह से पीछे जंप लगा दी। कौन भूत की तरह हंस रहा है? चिन रिक्सिन की आवाज में अब डर का हल्का सा एहसास साफ था। मैं अभी भी वहीं फ्रीज था। मेरा सिर थोड़ा बेकाबू होकर हिल रहा था। सुमिंग। चिन रिक्सिन को लगा कि कुछ सच में गड़बड़ है और उसने धीरे से आवाज लगाई, लेकिन तभी मेरे मुंह से एक बिल्कुल अलग और भयानक आवाज निकली। इस पावर की कीमत तुम्हारे खून से चुकानी होगी। और एक सिंगल पल में मेरे फेस पर नुकीले दांतों और उभरी हुई आंखों वाला एक बेहद स्केरी गोस्ट मास्क दिखाई देने लगा। भूत? कुछ गड़बड़ है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी में घुस रहा है, बैकअप को बुलाओ। नीचे खड़ी भीड़ में तुरंत अफरा तफरी मच गई। तभी कोट पहने एक आदमी अचानक वहां दिखाई दिया, जिसने भागती हुई भीड़ को पीछे हटने से रोक दिया। घबरा क्यों रहे हो? तुम सब इन्वेस्टिगेटर्स हो, ध्यान से देखो, ये सिर्फ एक मास्क है। भीड़ ने नए आए व्यक्ति की तरफ देखा और चीफ वेई को पहचान कर राहत की सांस ली। चीफ वेई की नजर मेरे फेस पर लगे मास्क पर टिकी हुई थी। उनका दिमाग पहले से ही उलझन में था। ऐसा लगता है कि इस बच्चे के पास एक से ज्यादा मास्क हैं और वो उन्हें बदल भी सकता है। लेकिन अखाड़े रिंग के अंदर चिन रिक्सिन इतना रिलैक्स्ड नहीं था। मुझसे निकलने वाला प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था और वो डरावना भूतिया चेहरा उसकी आंखों के सामने बड़ा होता जा रहा था। उसका एनिमल इंस्टिंक्ट उसे वहां से भागने के लिए पागलों की तरह उकसा रहा था। मेरी उंगलियों के एक झटके से मेरा चार्जिंग फिगर तुरंत अपनी ओरिजिनल जगह पर लौट आता है। चिन रिक्सिन की एबिलिटी को इंस्टेंट एको कहते हैं। ये न केवल दुश्मन की पोजीशन को 3 सेकंड्स पहले जैसा कर सकता है, बल्कि उसकी अपनी पोजीशन भी रिकॉर्ड कर सकता है। जब तक ये एको में रिकॉर्ड होता है, वो उस दिन किसी भी टाइम अपनी रिकॉर्डेड जगह पर लौट सकता है। लेकिन इस वक्त चिन रिक्सिन का माथा ठंडे पसीने से लथपथ था। अगर एक इंस्ट्रक्टर की इमेज बनाए रखने की बात न होती तो वो शायद कब का सरेंडर कर चुका होता। नहीं, इस कंडीशन में ये बच्चा पक्का ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जब तक ये मुझे जान से नहीं मार देता, मैं इसे हरा सकता हूँ। चिन रिक्सिन को तुरंत लगा कि जीत उसकी मुट्ठी में है। जैसे ही वो मेरी पोजीशन को रीसेट करने के लिए अपना राइट हैंड फिर से उठाने वाला था, मेरी हल्की सी हंसी अचानक उसके कान में गूंजी। चिन रिक्सिन ये देख भी नहीं पाया कि मैं कब उसके पास पहुंच गया और उसने जल्दी से अपनी उंगली बढ़ाकर मेरी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस जाने की कोशिश की। ज्यादा देर नहीं हुई थी, मैं तुरंत स्माइल किया और अपनी पुरानी जगह पर लौट आया, जैसे मैं कभी वहां से हिला ही नहीं था। जब तक कि सबने ये नोटिस नहीं किया कि मेरे हाथ में एक कटा हुआ हाथ था। चिन रिक्सिन ने दर्द के मारे एक जोरदार चीख मारी और पूरी भीड़ में अचानक सन्नाटा और अफरा तफरी मच गई। सब लोग हैरान थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक नया लड़का जो अपने पहले ही दिन अवेकन हुआ हो, वो इतनी आसानी से एक इंस्ट्रक्टर का हाथ उखाड़ सकता है। यूनदिंग तियन इस बढ़ती हुई और बेकाबू होती सिचुएशन को देख रहा था। उसने चुपचाप अपने पैर आगे बढ़ाए। एल्डर, इतनी जल्दबाजी मत करो, ये बस एक कटा हुआ हाथ ही तो है, ऐसा नहीं है कि इसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। चलो थोड़ी देर और शो देखते हैं। डायरेक्टर वेई ने अपना वही बेपरवाह अंदाज बनाए रखा। मैं एक कड़वी स्माइल के साथ हंसा। क्या इंस्ट्रक्टर को अब भी लगता है कि हमारी एबिलिटीज बेकार हैं? मुझे जवाब दो। मेरी उस अजीब और भयानक हंसी से वहां मौजूद बाकी इन्वेस्टिगेटर्स की रूह कांप गई।
तुम पागल हो, ये आदमी पूरा साइको है। वंग वू इस बार सच में डर गया था। आखिर उसने ही मुझे बैक स्टेज सबसे ज्यादा गालियां दी थी। सू मिंग, मैं मानता हूं कि तुम में कुछ हुनर है, लेकिन अभी बहुत टाइम है, तुम बस इंतजार करो। ये कड़े शब्द कहने के बाद चिन रिक्सन पूरी तरह शांत हो गया। वो आज सच में हार गया था, लेकिन तो क्या मैं उसे यहाँ जान से तो नहीं मार सकता था? हालांकि तभी एक और डरावनी आवाज दोबारा सुनाई दी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सूमिंग के होश में आने का इंतजार करता और फिर ये कड़े शब्द कहता, मैं तुम्हें काट देता, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता। एक ही पल में मेरी बॉडी से वो भूतिया रूप, गोस्ट एंटिटी बाहर निकलने लगा। चिन रिक्सन के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम बदल गए। उसे अब सच में अफसोस हो रहा था। उसे लग रहा था कि काश उसने पहले अपने लेफ्ट हैंड की ज्यादा प्रैक्टिस की होती। जैसे ही मेरा हाथ उसकी बॉडी के पार निकलने वाला था, मुझे अचानक अपनी पीठ पर एक ठंडी सी सेंसेशन फील हुई और अगले ही सेकंड मेरी बॉडी अचानक चिन रिक्सन के ठीक सामने फ्रीज हो गई। चिन रिक्सन के माथे से ठंडे पसीने की एक बूंद नीचे फिसली। युनदिंग तियान बिना मेरी जानकारी के दबे पांव मेरे पीछे आ गया था। उसके भारी और मजबूत हाथ ने मेरी गर्दन को पीछे से जोर से जकड़ रखा था। बूढ़े आदमी, तुम बीच में क्यों घुस रहे हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज में हल्की सी छिड़ साफ थी। तुम पिछले कुछ देर से होश में ही हो, है ना? युनदिंग तियान ने अपना चेहरा गुस्से से काला करते हुए जवाब दिया। मैंने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। मैं अभी उठा। असल में मैं होश खोने से बस 1 सेकंड पहले ही जाग गया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सारी पावर इतनी जल्दी समझ में आ जाएगी। लगता है इस बूढ़े आदमी की ताकत का सच में कोई जवाब नहीं। बेशक मेरा इरादा चिन रिक्सन को जान से मारना नहीं था, मैं तो बस उसे थोड़ा डराना चाहता था। आखिर नीचे इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स जो देख रहे थे। ओल्ड युन, मैंने पहले ही कहा था कि ये बच्चा ठीक है, तुम अभी भी इतने घबराए हुए क्यों हो? इसी टाइम डायरेक्टर वे मुस्कुराते हुए एग्जामिनेशन रूम में आए। उनके गोल्डन फ्रेम वाले चश्मे और उनकी तेज आंखें मुझे बड़े इंटरेस्ट से देख रही थीं। सुमिंग, मैं बेजिंग स्पेशल सर्विस एजेंसी के डायरेक्टर के तौर पर आपसे माफी चाहता हूँ। स्पेशल सर्विस एजेंसी को किसी भी अवेकेंड एबिलिटी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। चिन रिक्सन ने एक इंस्ट्रक्टर के रूल्स और एथिक्स को तोड़ा है और मैं उसे सीरियस तरीके से निपटूंगा। डायरेक्टर वे ने स्माइल किया और अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं भी कोई जिद्दी बेवकूफ नहीं हूं जो बात को पकड़कर बैठा रहूं, इसलिए मैं बस फ्लो के साथ चला गया। उन पर एक एहसान करते हुए मैंने अपने फेस से वो यक्षा मास्क हटा लिया। तभी मेरे कानों में वही जानी पहचानी सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज फिर से गूंजी। सिस्टम नोटिफिकेशन, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको नया यक्षा मास्क पसंद आ गया है और आपने इविल फ्रेंजी स्किल हासिल कर ली है जो कुछ सेकंड्स के लिए आपकी स्पीड को 3 गुना बढ़ा देती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किस्मत के ऐसे ट्विस्ट से मेरा यक्षा मास्क अवेकन हो जाएगा। यक्ष, जिसे किलिंग डीमन भी कहा जाता है, उसे एक बार ड्रैगन किंग ने रिक्रूट किया था और वो वाटर गॉड बन गया था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बोल्ड और क्रेजी आइडिया आया। अगर मैं पहले यक्षा मास्क पहनूं, इविल फ्रेंजी स्किल को एक्टिवेट करूं और फिर मास्क स्विच करने के लिमिटेड टाइम के दौरान ग्वानगोंग मास्क पर स्विच कर जाऊं, तो क्या मैं ग्वानगोंग मास्क का फ्लाइंग ड्रैगन इन द स्काई 3 गुना स्पीड से नहीं कर पाऊंगा? भाई, मैं तो सच में एक जीनियस हूं। बॉस, आप बात को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। इंस्ट्रक्टर चिन और मैं तो बस मजाक कर रहे थे, है ना? मैंने स्माइल करते हुए कहा और फिर चिन रिक्सन का वही कटा हुआ हाथ पकड़कर उसे गुस्से से घूरा। तो इंस्ट्रक्टर, मेरा अभी का असेसमेंट स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सू मिंग, रेटिंग डी, आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल, ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाइड। चिन रिक्सन बस दांत पीसकर हर एक शब्द को साफ साफ बोल पा रहा था। एक ही पल में वहां मौजूद सभी इन्वेस्टिगेटर्स शॉक हो गए। डी रैंक? किसी नए रिक्रूट को अपने पहले ही असेसमेंट में डी रैंक मिले? कितना टाइम हो गया है? मॉन्स्टर है ये, एकदम शैतानी दिमाग। इन्वेस्टिगेटर्स का शॉक होना असल में काफी नॉर्मल था। आखिर स्पेशल एजेंट के पोटेंशियल रेटिंग सिस्टम में सिर्फ 4 लेवल्स थे, बैड, एवरेज, एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग। और जिन्हें आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिलती थी उन्हें फ्यूचर में कम से कम बी रैंक तक की गारंटी होती थी। बाद में स्पेशल एजेंट की लाइब्रेरी में डायरेक्टर वे ने मुझे मार्शल आर्ट्स ग्रेडिंग सिस्टम और उनकी टेक्निक से इंट्रोड्यूस करवाया। कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में अभी की मार्शल आर्ट्स ग्रेडिंग और बेसिक टेक्निक्स पर जांगवांग नाम के एक आदमी ने रिसर्च की थी। मार्शल आर्ट्स के डोमेन्स टोटल 9 स्टेजेस में बंटे होते हैं और ये स्टेजेस और अवेकनिंग लेवल्स एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। आमतौर पर जिन लोगों का मार्शल आर्ट्स लेवल जितना ज्यादा होता है, उनका अवेकनिंग लेवल भी कम नहीं होता। तभी डायरेक्टर वे ने थोड़े अजीब अंदाज में बुक शेल्फ से एक पुराना पीला स्क्रोल निकाला। सू मिंग, ये एक ऐसा विजुअलाइजेशन डायग्राम है जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, जिसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स इसी तरह के विजुअलाइजेशन से ही शुरू हुई थी। जैसे ही वो स्क्रोल खुला, मेरी आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। उस स्क्रोल में 3 आंखों, 4 चेहरों और 8 हाथों वाले एक गॉड को दिखाया गया था, जो कि फाइटिंग वुड एप लॉर्ड की ही इमेज थी। क्या तुम इस पिक्चर में दिख रहे व्यक्ति को पहचानते हो? चीफ वेई ने मेरी घबराहट को अच्छे से नोटिस कर लिया था, इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचाया। क्या इस दुनिया में फाइटिंग वुड एप लॉर्ड की कोई कहानी ही नहीं है? मैंने सोचा। आखिर उन्होंने सेकंड मास्टर ग्वान को भी नहीं पहचाना था, तो जाहिर है वो फाइटिंग वुड एप लॉर्ड को भी नहीं पहचानते होंगे। इतने सालों में हमने कंट्री के काफी रिसोर्सेज यूज कर लिए, अनगिनत पुरानी बुक्स छान मारी, लेकिन हमें इस पोर्ट्रेट वाले गॉड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ये देखकर कि चीफ वेई ने मुझे और ज्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने मन ही मन राहत की सांस ली।
ठीक है, ये पिक्चर कुछ टाइम के लिए तुम्हारे पास रहेगी। ये नए रिक्रूट्स के लिए एक बोनस समझ लो। आमतौर पर तुम जिस तरह के मेडिटेशन का सोचोगे वो तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगा। फिर चीफ वेई ने वो पोर्ट्रेट मुझे दे दिया। बेशक ये फ्री नहीं है। 1 महीने बाद स्पेशल सर्विस ब्यूरो की इंटरनल एक्सचेंज मीटिंग में तुम जाओगे और उन घमंडी लोगों को दिखाओगे कि आइटम टाइप एबिलिटीज कितनी खतरनाक हो सकती हैं। चीफ वे का ये खुला अंदाज देखकर मैं हंसी बिना नहीं रह सका। फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाया और एक पिंक बालों वाली लड़की अंदर आई और वो अचानक बाई शॉक्सियाओ थी। अब से ये तुम्हारी एक्सक्लूसिव असिस्टेंट होगी। तुम किसी भी काम या प्रोसेस के लिए इसके पास जा सकते हो और तुम दोनों साथ में ही रहोगे। डायरेक्टर वेई ने एक शरारती स्माइल दी जिस पर मैं बस अजीब तरीके से मुस्कुरा कर रह गया। उस रात स्पेशल एजेंसी के डॉर्मेट्री में मैंने दीवार पर टंगे स्क्रोल के सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया। हजारों चेहरों का तरीका, 3 सिर और 6 हाथों की एबिलिटी, मैं उस इमॉर्टल को श्रद्धांजलि देता हूँ। एक ही पल में एक सुनहरी रोशनी ने मेरी पूरी बॉडी को घेर लिया और मेरे चारों तरफ 3 सिर, 6 हाथ और 12 चेहरों वाली एक धुंधली सी भूतिया शैडो गोस्ट एंटिटी दिखाई देने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उस फाइटिंग वुड एप लॉर्ड के विजुअलाइजेशन डायग्राम से 1000 गुना बिना आकार वाला महान तरीका फॉर्मलेस ग्रेट वे टेक्निक नाम की मार्शल आर्ट्स टेक्निक को सच में समझ पाऊंगा। मेरी मेडिटेशन ने सीधे मेरे अंदर छुपी किस्मत के आईने को तोड़ दिया। अब मैं सच में मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर चल पड़ा हूँ। अगले दिन मैंने बाई शाओक्सियाओ से एक प्रीफेक्चर लेवल का मिशन दिलवाने में हेल्प मांगी। आखिर मेरी ताकत अब उस टाइम से काफी ज्यादा थी जब मैंने चिन रिक्सिन से लड़ाई की थी, क्योंकि चिन रिक्सिन खुद प्रीफेक्चर लेवल के मिशन संभाल सकता था, इसलिए मुझे अपनी एबिलिटीज पर पूरा ट्रस्ट था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि चिन रिक्सिन असल में सबसे कमजोर प्रीफेक्चर लेवल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक था, इसलिए तो वो इतने लंबे टाइम से स्पेशल एजेंट स्टेशन पर एक ट्रेनर बना हुआ था। मैंने मिशन प्लेटफॉर्म चेक किया और मुझे बेजिंग यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन नाम का एक प्रीफेक्चर लेवल मिशन मिला। बाई शाओक्सियाओ ने पूछा, सुमिंग, क्या हमें ये मिशन करना चाहिए? बेजिंग यूनिवर्सिटी शब्द सुनते ही मैं तुरंत बिस्तर पर उठकर बैठ गया। वो मेरा ही कॉलेज अल्मा माटर था। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जिस पर साफ साफ लिखा था, दिसंबर की ठंड में बेजिंग यूनिवर्सिटी की यीशु सोसाइटी के 4 स्टूडेंट्स कैंपस में रहते हुए अचानक मिस्टीरियसली गायब हो गए। क्या ये स्कूल की लापरवाही है या फिर किसी की शैतानी साजिश? मैंने धीरे से कहा, चलो ये मिशन हम ही करेंगे। बहुत बढ़िया है, मैं भी इसी बहाने अपने पुराने स्कूल वापस जाकर देखना चाहता हूँ। इसी बीच बेजिंग यूनिवर्सिटी के बॉयज डॉर्मेट्री के ठीक नीचे एक लड़की पुलिस से बहस कर रही थी। मिस जांग मिंग अभी इस केस का सबसे बड़ा आई विटनेस चश्मदीद है और इस वक्त वो किसी से नहीं मिल सकता। पुलिस ऑफिसर ने सब्र के साथ उसे समझाने की कोशिश की। उस लड़की ने गुस्से में अपनी आईडी दिखाते हुए कहा, ये मेरी आइडेंटिटी पहचान है, आप इसकी रियलिटी वेरीफाई करने के लिए अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे कोऑपरेशन की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपकी परमिशन नहीं मांग रही हूँ। उस लड़की का घमंडी बिहेवियर देखकर दोनों पुलिस वालों के चेहरे गुस्से से काले पड़ गए। तो प्लीज इस मैटर पर बात करने के लिए पहले हमारे सीनियर से कांटेक्ट कीजिए। जैसे ही हमें ऊपर से कोऑपरेशन का ऑर्डर मिलेगा हम आपको अंदर जाने देंगे। दोनों ऑफिसर्स ने अपनी बात खत्म की, सीधे खड़े हुए और लिंग शुरान को पूरी तरह इग्नोर करते हुए दरवाजा बंद करने लगे। ये सुनकर लिंग शुरान तुरंत भड़क गई। उसकी उंगलियों पर एक तेज ओरा अचानक जमा होने लगा। तुम मुझे अंदर जाने दोगे या नहीं? तुम हमें धमका रहे हो। दोनों पुलिस वालों के चेहरे अब सीरियस हो गए और उन्होंने तुरंत अपनी वेस्ट पर लगी पिस्टल्स पर हाथ रख दिया। इस क्रिटिकल मोमेंट पर मैं अचानक लिंग शुरान के पीछे आ गया। वो तो बस अटैक करने ही वाली थी, लेकिन मैंने आसानी से उसे पकड़कर रोक दिया। अरे सब लोग प्लीज काम डाउन, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने जल्दी से अपना हाथ उठाया जिससे होने वाला झगड़ा वहीं रुक गया। तुम कौन हो? पुलिस वाले ने मुझे अचानक बीच में घुसते देख बड़ी सावधानी से पूछा। मैं हंसा और अपना फोन दिखाया जिस पर एक कॉल चल रही थी। फोन के दूसरी तरफ से यिन होंग्यू की आवाज आई, शाओली, शाओ वांग, उसके साथ कोऑपरेट करो। असल में मैंने यिन होंग्यू से पहले ही कांटेक्ट कर लिया था जब मुझे पता चला कि ये दोनों पुलिस वाले वेस्ट सिटी ब्रांच से हैं। और हाँ, अपने कैप्टन का ऑर्डर सुनते ही दोनों ऑफिसर्स ने तुरंत अपनी गन्स नीचे कर ली और हमें जाने का रास्ता दे दिया। प्लीज जल्दी अंदर आइए, आपका मिशन हमारी प्रायोरिटी है। वैसे ये लड़की भी मेरी कॉलीग है, प्लीज इसे भी मेरे साथ आने दो। मैंने अपने बगल में बिल्कुल चुपचाप खड़ी लिंग शुरान की तरफ इशारा करते हुए कहा। लिंग शुरान की खूबसूरत आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसे साफ तौर पर मुझसे इस हेल्प की उम्मीद नहीं थी। आखिर इन्वेस्टिगेटर्स हमेशा अपनी खुद की एबिलिटीज पर भरोसा करते हैं और इस मिशन का रूल भी यही था, जो पहले केस सॉल्व करेगा वही जीतेगा। जब लिंग शुरान मेरे पीछे डॉर्मेट्री में आई तो जियांग मिंग मुझे देखते ही टूट गई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मेरे अवेकन होने से पहले वो मेरी रूममेट थी, उसका नाम जियांग मिंग है। मैंने उनका आपस में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाया और फिर जियांग मिंग ने मुझे पूरी कहानी बताई कि आखिर वहां क्या हुआ था।
ठीक है, अब रोना बंद करो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम उन गायब हुए स्टूडेंट्स को सेफ बचाना है। मैंने ये बात जानबूझकर थोड़ा जोर से कही ताकि लिंग क्यूरान सुन सके। आखिर विक्टिम सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ही थे और लिंग क्यूरान जैसी ऑफिसर का अचानक इसमें गुस्सा आना एकदम पक्का था। लिंग क्यूरान ने गुस्से में अपनी आंखें घुमाई, लेकिन जैसे ही उसने झांग मिंग के कंप्यूटर पर उस ग्रुप चैट का गंदा और ऑब्सीन कंटेंट देखा, उसकी आंखों में तुरंत एक जानलेवा गुस्सा चमक उठा। सुमिंग, इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम मुझे इसमें इन्वॉल्व करोगे तो भी सारे रिवॉर्ड्स तुम ही रख लेना। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी और मना नहीं किया। आखिर अपने साथ एक इतने बड़े ऑफिसर का होना काम को बहुत आसान बना देता। इसके बाद हम उस रात ग्रुप चैट के जरिए उस सीक्रेट इवेंट की सही लोकेशन तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उस रात लिंग क्यूरान और मैंने अपने अपने मास्क पहने और उस इवेंट के मेन एंट्रेंस पर पहुंच गए। सुमिंग, हम डायरेक्टली अंदर क्यों नहीं घुस जाते? जब हमें लोकेशन पहले से पता है तो हम क्यों देर कर रहे हैं? लिंग क्यूरान ने धीमी आवाज में पूछा। मैंने उसे समझाया कि हम पहले इस पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड का रियल मोटिव पता लगाने जा रहे हैं ताकि आगे उसके ट्रायल के लिए सॉलिड सबूत मिल सके। लेकिन वो तो बस बिना सोचे समझे इस पूरे शैतानी खेल को तुरंत खत्म करना चाहती थी। जैसे ही बैंक्वेट हॉल का मेन गेट खोला गया, अंदर से रोशनी की एक बेहद तेज चमक दिखाई दी। कम कपड़ों में गर्ल्स हॉल में इधर उधर घूम रही थीं और मास्क पहने गेस्ट्स को अलग अलग तरह की सर्विसेज दे रही थीं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस छोटे से विला के अंदर ऐसी एक अलग ही दुनिया छुपी होगी जहां इतनी सारी मेड्स काम कर रही थीं। इस ऑपरेशन का स्केल सच में बड़ा जोरदार था। लिंग क्यूरान और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी आंखें हैरानी से भर गई थीं। जेंटलमैन, क्या आपके पास इनविटेशन है? रैबिट मास्क पहने एक औरत हमारे पास आई और उसने पूछा। मैंने अपना पहले से रेडी किया हुआ फोन निकाला और उसे अपना डिजिटल इनविटेशन दिखा दिया। ठीक है, कंफर्म हो गया है। प्लीज अंदर आइए, आज का एक्साइटिंग प्रोग्राम बस शुरू ही होने वाला है। बात करने के बाद वो औरत मुड़ी और चली गई। ऐसा लगा कि उसे हमारी आइडेंटिटी पर थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ। लेकिन उसी टाइम बैंक्वेट हॉल की लाइट्स अचानक डिम हो गईं और स्टेज के सेंटर में एक व्यक्ति पर व्हाइट स्पॉटलाइट की एक किरण चमकी। मेरे इस ग्रैंड बैंक्वेट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ग्रुप लीडर हूँ। आप मुझे यंग मास्टर जाओ कह सकते हैं। यंग मास्टर जाओ? क्या ये कैपिटल की सबसे अमीर फैमिली का लड़का है? मैं मन ही मन सोचने लगा। ऐसा लगता है कि सब लोग पहले से ही काफी इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो हम आपको और सस्पेंस में नहीं रखेंगे। आज हमने आप सभी के लिए कुछ एकदम असली और स्पेशल तैयार किया है। आप सभी जानते हैं कि इस साल की कैंपस ब्यूटी रैंकिंग आ गई है ना? झाओ शुआई उस स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा था। उसकी हंसी और भी घमंडी होती जा रही थी और स्टेज के नीचे मास्क पहने लोग तुरंत बेचैन होने लगे। लेकिन तभी अचानक पूरे बैंक्वेट हॉल में एक अजीब सी नशीली खुशबू फैलने लगी। मुझे तुरंत फील हुआ कि मेरी गर्दन गर्म हो गई है, मेरी जीभ में खुजली हो रही है और तभी गुआन यू की वार्निंग अचानक मेरे कानों में गूंज उठी। शराब और औरतें हमेशा तबाही लाती हैं, दो बाग एक सूखे पेड़ को भी गिरा देते हैं। मैं बाल बाल बचा था। ये फ्रेग्रेंस एकदम गलत थी, इसमें कोई नशा था। मुझे अचानक होश आया। मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि लिंग क्यूरान का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था और वो बड़ी अजीब नजरों से मुझे देख रही थी। धत्त तेरे की, मेरा फायदा मत उठाओ, मैंने सोचा। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फ्रेग्रेंस इतना हैवी असर करेगी कि लिंग क्यूरान जैसी एक हाई लेवल ऑफिसर भी इस नशे को रोक नहीं पा रही थी, तो वहां मौजूद बाकी आम कॉलेज स्टूडेंट्स की तो बात ही अलग थी। सुमिंग, मुझे एक किस दो, लिंग क्यूरान ने होश खोते हुए कहा। अचानक बाई शियाओ शियाओ की आवाज मेरे ईयरफोन्स से आई। मेरे पर्सनल सपोर्ट के तौर पर वो सबसे सही डिसीजन लेने के लिए दूर से पूरे हालात पर नजर रखे हुए थी। सुमिंग, मजाक नहीं कर रही हूँ। लिंग क्यूरान की एबिलिटी एक एलीट पावर है जो मेटल के वेपन से बहुत मिलती जुलती है। अगर तुम उसे किसी मेटल की चीज से चोट पहुंचाते हो तो सुपर कंप्यूटर के कैलकुलेशंस के हिसाब से उसे होश में लाने का सक्सेस रेट 97% से भी ज्यादा है। डर था कि कहीं मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा, इसलिए बाई शियाओ शियाओ ने सीधे थ्योरी वाला डेटा ही मुझे बता दिया। ये सुनते ही मैंने बिना सोचे समझे तुरंत अपने बगल वाली टेबल से तरबूज काटने वाला चाकू उठाया और लिंग क्यूरान के हाथ पर घोंप दिया। क्रैक साउंड इफेक्ट। चाकू का ब्लेड 2 टुकड़ों में टूट गया। सुमिंग, ये सच में एक बेहद बेरहम वार था। मेरे कानों में लिंग क्यूरान की एक जानलेवा और गुस्से भरी आवाज गूंजी। सीनियर, ये सुपर कंप्यूटर का बनाया हुआ प्लान है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने अजीब तरीके से अपना हाथ हिलाया। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे कुछ और समझा पाता, पूरे बैंक्वेट हॉल में अचानक अफरा तफरी मच गई। मास्क पहने हुए लोगों का एक ग्रुप पार्टी शुरू करने के लिए पागलों की तरह आगे बढ़ा। मैंने दबे पांव बाहर झांका और उन मास्क वाले आदमियों को देखकर मुझे लगभग उल्टी ही आ गई। ये कोई मजाक नहीं था। वो साफ तौर पर एक इंसानी चेहरे वाला बेहद पतला मॉन्स्टर था। इस मॉन्स्टर का नाम मेई है, एक फुली मैच्योर मेई जिसमें सी लेवल की ताकत है। बाई शियाओ शियाओ की जोरदार आवाज ईयरपीस से आई। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाता, अगले ही सेकंड जाओ शुआई ने अचानक हम दोनों को गुस्से में घूरते हुए कहा, तो तुम दोनों यहाँ छुपकर ये सब देख रहे हो?
ये देखकर कि हम अब और एक्टिंग नहीं कर सकते, हमने तुरंत अपने मास्क उतार दिए। झाओ शुआई ने हाथ से इशारा किया और काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स का एक बड़ा ग्रुप विला से बाहर निकल आया। उनके ऑनरा को देखकर लग रहा था कि ये सभी लोग कम से कम फर्स्ट टीयर के फाइटर्स हैं। कोई हैरानी नहीं कि वो कैपिटल के सबसे अमीर झाओ फैमिली से थे। बॉडीगार्ड्स के इस ग्रुप के पोस्टर को देखकर ही कोई भी बता सकता था कि उनकी पावर बहुत ज्यादा है। झाओ शुआई ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, दोनों इन्वेस्टिगेटर्स, तुम लोग मेरे झाओ ग्रुप में शामिल होने के बारे में क्यों नहीं सोचते? स्पेशल सर्विस एजेंसी तुम्हें जो भी ऑफर करेगी, मैं झाओ शुआई उसका 3 गुना पेमेंट करूंगा। उस घटिया और बोरिंग यूनिट में रहने से तो अच्छा है कि तुम मेरे साथ यहाँ मजे करो। लेकिन लिंग क्यूरान उससे फालतू बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उनके हाथ के एक झटके से अचानक एक तेज मेटल जैसी आवाज आई, सस्पेक्ट झाओ शुआई, तुमने स्पेशल सर्विस एजेंसी के मैनेजमेंट रेगुलेशंस के आर्टिकल 9 को तोड़ा है। तुम्हें अभी के अभी अरेस्ट किया जाता है। अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हें एक रोग कल्टीवेटर माना जाएगा और मौके पर ही ढेर कर दिया जाएगा। लिंग क्यूरान की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। ये सुनकर झाओ शुआई अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। हैं? हा 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 हा, तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे अरेस्ट करने के काबिल हो? मेरे सामने सीक्रेट सर्विस कुछ भी नहीं है। मेरा बस एक फोन कॉल और तुम्हारे डायरेक्टर को खुद यहाँ आकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। इससे पहले कि वो बोलना खत्म करता, लिंग क्यूरान ने अपनी उंगली हिलाई, जिससे झाओ शुआई के हाथ में पकड़ा वाइन का ग्लास एक झटके में टूट गया। टूटे हुए ग्लास को देखकर झाओ शुआई को तुरंत गुस्सा आ गया। लानत है तुम पर, पकड़ो इन्हें, मार डालो सबको। अगले ही पल लिंग क्यूरान की आंखें जान से मारने के गुस्से से भर गईं। बस एक नजर में उसने वहां मौजूद सभी बदमाशों को मौत की सजा सुना दी। इसके तुरंत बाद उसकी उंगलियों से एक तेज और खतरनाक ऑनरा निकलकर बारिश की तरह बरसने लगा, जो सीधे बॉडीगार्ड्स के ग्रुप की तरफ बढ़ा। बूम साउंड इफेक्ट्स, कई धमाके हुए। मेरे सामने खड़े हर बॉडीगार्ड की चेस्ट पर कम से कम एक गहरा तलवार का घाव स्लैश बन चुका था। मैं अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। क्या आजकल की सभी लड़कियां इतनी वायलेंट हो गई हैं? जब ये लड़ती हैं तो इंस्ट्रक्टर किन से भी ज्यादा बेरहम होती हैं। तभी एक बॉडीगार्ड चाकू लहराते हुए मेरी तरफ बढ़ा। मेरे होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई और मेरे फेस पर तुरंत एक ब्लू डेविल मास्क आ गया, जिससे मैं नरक से रास्ता बदलकर आए एक बदला लेने वाले भूत में बदल गया। टाइम टू किल। इससे पहले कि वो बॉडीगार्ड कुछ समझ पाता, मैं पहले ही एक घोस्ट की तरह उसके सामने पहुंच गया और एक ही किक से उसकी चेस्ट को वहीं फ्रीज कर दिया। ये देखकर लिंग क्यूरान की आंखें अचानक शॉक से फटी की फटी रह गईं। उसे लगता था कि उसका गुस्सा और किलिंग इंटेंट पहले से ही काफी मजबूत है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं, ये नया लड़का, उससे भी ज्यादा खतरनाक और डेडली हूं। जैसे लिंग क्यूरान और मैं उन बॉडीगार्ड्स को सब्जियों की तरह काट रहे थे, एक तरफ खड़े झाओ शुआई को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। वो फोन डायल करते हुए डर के मारे कांप रहा था और लगातार गालियां दे रहा था। ये कमीने अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? धत्त तेरे की, जीशु सच में भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अपने यक्ष रूप में मैं जबरदस्त स्पीड से झाओ शुआई से बस 5 मीटर की दूरी पर था। मेरे पीछे वो मेई मॉन्स्टर्स थे जिन्हें उसने खुद ट्रेन किया था, जो अभी भी लालच से वहां मौजूद बाकी सभी लोगों की जान ले रहे थे। मैंने झाओ शुआई का गला पकड़ना चाहा, लेकिन वो झट से झुक गया और मेरे अटैक से मुश्किल से बचा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, मैंने सीधे उसके पेट एब्डोमेन पर एक हैवी पंच मार दिया। भाइयों, सबसे पहले वीडियो तो खत्म हो गई है, अब कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करते हैं। मैंने एक नया सीरीज शुरू किया है, वोंग हाओ इट्स अंडर वर्ल्ड किंग वाली। ऊपर थंबनेल भी देख लिया होगा, जिससे क्लियर हो जाए कि कौन सी वीडियो है। सबसे पहली बात, इस सीरीज की वीडियो शॉर्ट क्यों आ रही है और बाकी सीरीज की भी, क्योंकि मैं सभी वीडियो का स्क्रिप्ट खुद बनाता हूँ। मतलब पहले एनीमे को अच्छे से देख लेता हूँ, फिर नोटपैड पर खुद लिखता हूँ और उसके बाद वॉइस ओवर करता हूँ, इसलिए इतना समय लग जाता है। बाकी लोग तो बस चाइनीज वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, जो पहले से एक्सप्लेन होती हैं, उन्हें हिंदी में कन्वर्ट करके डाल देते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन ये भी नहीं बोलूंगा कि मैंने कभी नहीं किया। 1-2 वीडियो में किया है, लेकिन 90% वीडियो, खासकर जो वायरल हुई हैं, उनकी स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखी है। थोड़ा सा इंतजार कर लो भाई,